हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की, जिसमें कि कुछ लोगों का जो बैक पेपर बचा हुआ अप्लाइड फिजिक्स का, वो बैक पेपर की वीडियो मैं लेके आया हूँ। और इसी वीडियो में पूरा एक वीडियो में ही पूरा काम तमाम करने वाले हैं। पहले आप लोग के लिए MCQs लेके आया हूँ, 20 MCQs लेके आया हूँ। फिर उसके बाद से आप लोग के लिए यूनिट वाइज, यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक पूरा नोट्स लेके आया हूँ। और नोट्स सारे अभी आप लोग के सामने बताता हूँ। पूरा 1 से लेके 7 यूनिट तक सब कुछ MCQs वगैरह हर एक चीज़ आज इसी क्लास में सब कुछ खल्लास करने वाले हैं हम लोग। इसी वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे तो मैं आज के इस वीडियो में ही आप लोग का 40 नंबर की गारंटी ले रहा हूँ। यहीं बैठे बैठे 40 नंबर की गारंटी ले रहा हूँ। जो लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाएंगे, चाहे वो आप लोग 2x पे देखो, चाहे जैसे भी देखो, उसके लिए मैं फोर्स नहीं करूँगा। मेन आप लोग को समझने से मतलब है। आप लोग इस वीडियो को बस पूरा देख लो। 40 नंबर की गारंटी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेमेस्टर स्किल आप लोग की 40 नंबर की गारंटी ले रहा है, ठीक है। तो अभी बिना देरी किए हुए हम लोग फटाफट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो है, इसका हम लोग पहला टॉपिक देख लेते हैं। पहला MCQs है। तो MCQs में पहला हम लोग का यूनिट फर्स्ट से दिया गया है, मात्रक एवं विमाएँ से, यूनिट एंड डायमेंशन से। ये हम लोग का इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग समझ सकते हैं। तो पहला हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि की मात्रक नहीं है? कौन सी मूल राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है? हम लोग के पास ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन हमारे पास दे रखा है लंबाई, द्रव्यमान, बल, समय। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। इतना आप लोग को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग के उत्तर के लिए मैं आप लोग को बता दूं। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, बल। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, बल। तो निम्नलिखित में से मूल राशि बल नहीं है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब आपकी मूल राशि है। और बल जो है वो मूल राशि इसलिए नहीं है क्योंकि बल का फुल फॉर्म होता है बल का जो होता है F बराबर m में होता है, जो कि ये व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। तो ये बल आप लोग का मूल राशि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है? श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र हम लोग का ml-1 t-1 होगा। आंसर नंबर ए, ml1 t-1, ml-1 t-1, ये होगा हम लोग का श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र। जल्दी देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसका मात्रक है? लाइट ईयर जो हम लोग का दूरी का मात्रक है। दूरी को हम लोग मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फिर अब यूनिट 2 में पहुंच गए। यूनिट 3 का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी यूनिट 2 में आ गए, बल एवं गतिकी में। यूनिट 2 में आ गए हम लोग, बल एवं गतिकी में, ठीक है। फटाफट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो सदिश का अदिश गुणनफल शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा? यदि दो सदिश का अदिश गुणनफल शून्य है, क्या लिखा है? शून्य है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर नंबर सी, 90 डिग्री। उसके बीच का कोण हम लोग का हो जाएगा 90 डिग्री। फटाफट फिर अगला देखते हैं फटाक से। अगला हम लोग के पास क्या है? रॉकेट प्राणोदान के न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? रॉकेट प्राणोदन न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? ये वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग जानकारी के लिए लिख लीजिए। न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। रॉकेट प्राणोदन न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स का सूत्र क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स का सूत्र जो होता है, ये मुझे अभी भी याद है, मैं पढ़ा था। इसका सूत्र होता है F बराबर mv²/r। ओके, ये हो गया ऑप्शन नंबर बा, F बराबर mv²/r। ये हो गया हम लोग का अभिकेंद्रीय बल का सूत्र। फिर अगला हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है? यूनिट नंबर 3, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। इसका हम लोग का क्वेश्चन क्या है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो सबको पता होगा, जूल। ऑप्शन नंबर सी, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल, हम लोग कार्य को और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर के कितने वाट के बराबर होता है? हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है? हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 746 वाट के बराबर होता है हम लोग का हॉर्स पावर। 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। जब किसी स्प्रिंग को दबाया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ऑब्वियस सी बात है, जब किसी स्प्रिंग को आप लोग दबाओगे तो उसमें एक ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति बोले तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें संचित होती है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो कि हम लोग का यूनिट नंबर 4 से है। जल्दी यूनिट हम लोग का खत्म हो रहा है। यूनिट नंबर 4 से हम लोग का घूर्णन गति बोले तो रोटेशन मोशन। इसमें क्या है? जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जो कि हम लोग का जड़त्व आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण के बीच का संबंध क्या है? यहाँ और ओमेगा बराबर कोणीय, ये जान लीजिएगा आप लोग। कोणीय वेग जो होता है इसको हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ओमेगा को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं,
ओमेगा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डब्लू मत समझिएगा इसको। तो क्वेश्चन क्या दिया है, कोणीय संवेग और जड़ आघूर्ण के बीच का संबंध क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, L इक्वल टू आई ओमेगा। L इक्वल टू आई ओमेगा, जो कि हम लोग का L हो गया कोणीय संवेग और I हो गया हम लोग का जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा हो गया हम लोग का कोणीय वेग। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, यूनिट नंबर 5 से। यूनिट नंबर 5 से ग्रहों और उपग्रहों की गति। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दे रखा है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है। ये जो है, ये इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये फंसेगा भाई क्वेश्चन, ये लगातार फंसते आ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मैच करेगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग का कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर। ओके, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पे होगा, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग दिया है, याद रखिएगा, पलायन वेग का मान पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है हम लोग का, आप लोग को पता ही होगा, 24 घंटे होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अब हम लोग का दे रखा है कि यूनिट नंबर 6 से द्रव के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुक के नियम के अनुसार, हुक्स लॉ आप लोग के सिलेबस में अभी आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा। हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ, हुक के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का आ है। प्रतिबल जो है, प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, स्ट्रेन के समानुपाती होता है। प्रतिबल जो है स्ट्रेन के समानुपाती होता है, ये आप लोग लिखा होगा। प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो हुक के नियम के अनुसार जो है, हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति के समानुपाती होता है। याद कर लीजिएगा, प्रतिबल और विकृति के समानुपाती होता है, प्रतिबल और विकृति के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल की बूंद का गोल होना किस कारण से होता है। जल की बूंद का गोल होना, ये आप लोग को जान लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की बूंद का गोल होना किस कारण से होता है, तो जल की बूंद का गोल होना हम लोग का जल में पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बा लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17, द्रव के प्रवाह के दर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए हम लोग करते हैं वेंचुरी मीटर का प्रयोग, वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। द्रव के प्रवाह को नापने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बा लिखा है, वेंचुरी मीटर। द्रव के प्रवाह को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनिट नंबर 7 हम लोग देखेंगे। यूनिट नंबर 7 और लास्ट यूनिट है हम लोग का ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो हम लोग का ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श गैस का समीकरण क्या है। आदर्श गैस समीकरण क्या है, आदर्श गैस का समीकरण क्या है, PV इक्वल टू RT। आदर्श गैस का समीकरण जो है ऑप्शन नंबर ए लिखा है, PV इक्वल टू RT। 1 मोल के लिए हो जाएगा ये PV इक्वल टू RT, PV इक्वल टू RT हो जाएगा हम लोग का आदर्श गैस का समीकरण, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर आखिरी MCQ है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने का मान समान होता है। किस ताप पर, क्वेश्चन क्या दिया है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने का मान समान होता है, ये लिखा है। आंसर नंबर सा हो जाएगा आपका -40 डिग्री पर आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान जो है समान हो जाता है। जब सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट का मान अगर समान करना है तो आप लोग को -40 डिग्री सेल्सियस पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हम लोग का हो गया पूरा MCQs। अब फटाफट अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेके आए हूँ आप लोग के लिए, परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए यूनिट 2 के सूत्र F = ma और यूनिट 5 के पलायन वेग के सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। पॉइंट नंबर 2 आप लोग का क्या है, विमाएँ निकालने के लिए एक या 2 प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, इसका अभ्यास करके जाना है आप लोग को। फिर क्या लिखा है, सभी भौतिक राशियों के एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र का शॉर्ट नोट बना, शॉर्ट नोट में आप लोग को लिए बना के लेके आया हूँ। PDF अगर चाहिए होगी तो
टेलीग्राम आप लोग के लिए जोड़ रखा हूँ। टेलीग्राम बॉक्स देख लीजिएगा। इस वीडियो से मैं आप लोग का टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उसको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो भी होता है वहाँ पे मैं लगा दूँगा। तो आप लोग चाहिए तो उसमें जुड़ जाइए, उसमें PDF अपलोड कर दिया जाएगा। और ठीक है, और अगर नहीं भी मिलता है PDF आप लोग को या नहीं जुड़ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक भी न्यूमेरिकल नहीं लेके आया हूँ। पूरा वो थ्योरी है, इसमें आप लोग का कोई न्यूमेरिकल नहीं है। नो न्यूमेरिकल, ओके, नो न्यूमेरिकल एक भी नहीं है, नो न्यूमेरिकल। तो आप लोग थ्योरी पढ़ के भी पास हो सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का 20 MCQs हो गया। अब देखते हैं कितना क्वेश्चन फंसता है 20 MCQs में से। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग के पास क्विक रिवीजन नोट्स लेके आए हूँ। देख लो भाई, क्विक रिवीजन नोट्स है ये, क्विक रिवीजन नोट्स। फटाफट देखते हैं। ये हम लोग का यूनिट नंबर 1 का मात्रक, विमाएँ और मापन से। तो फटाफट इसको भी हम लोग देख के ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहला हम लोग के पास टॉपिक क्या है, मूल राशियाँ क्या होता है। तो मूल राशियाँ वो राशियाँ होती हैं, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, ये राशियाँ पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ आप लोग की 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ आप लोग की 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 7 प्रकार की होती है? पहला तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये याद कर लीजिएगा, ये आता है क्वेश्चन, पूछता है कभी कभी। देख लीजिए मूल राशियाँ पहले तो हो गई आपका द्रव्यमान, फिर लंबाई, फिर समय, फिर तापमान, फिर विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ की मात्रा। ये हो गई आप लोग की मूल राशियाँ। क्या हो गई आप लोग की? मूल राशियाँ हो गई। तो मूल राशियाँ मेरे भाई क्या होती हैं? मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र पर निर्भर होती हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला टॉपिक व्युत्पन्न राशियाँ। अब मूल राशियाँ का उल्टा जो होता है वो होता है हम लोग का व्युत्पन्न राशियाँ। तो जो राशियाँ मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे अभी ये इसका उदाहरण में क्या दे रखा है? उदाहरण के तौर पर हम लोग को दे रखा है वेग बराबर दूरी बटे समय और बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अभी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कैसे। तो वेग v बराबर हम लोग का क्या है? दूरी बटे समय। अब तो दूरी का मात्रक हम लोग का क्या हो जाएगा? दूरी और समय बराबर t। तो ये हम लोग का कहीं ना कहीं उसी पे तो निर्भर हुआ। जैसे दूरी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दूरी का मात्रक हम लोग का लंबाई होता है और टाइम का मात्रक हम लोग का समय होता है, तो वही चीज़ है। और यहाँ पे जैसे बल दे रखा है, तो बल जो है हम लोग की व्युत्पन्न राशि इसलिए क्योंकि ये मूल राशि पे ही डिपेंड करती है, इसीलिए हम लोग इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। तो अब F बराबर m में होता है। बल का क्या होता है? F बराबर m में। अभी आप लोग को प्रूफ कर रहा हूँ। F बराबर m में ये व्युत्पन्न राशि क्यों है? m मतलब होता है आप लोग का मास मतलब द्रव्यमान। a बराबर एक्सीलरेशन मतलब त्वरण होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्र नहीं है, दूसरे पर निर्भर है। और अगर आप लोग को मूल राशियाँ जानना है तो मूल राशियाँ में मास तो भाई अपने आप पे ही निर्भर करेगा ना, मास ही पे तो निर्भर करेगा। तो यही चीज़ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। और कुछ पूरक राशियाँ होती हैं जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। कुछ पूरक राशियाँ होती हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। पहला होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसे हम लोग रेडियन और स्टेरेडियन से, इसका मात्रक होता है रेडियन और स्टेरेडियन। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अगला देखते हैं हम लोग फटाफट। क्या बोलते हैं, हाँ, विमीय सूत्र हम लोग का टॉप 5 विमीय सूत्र लेके आया हूँ बिना न्यूमेरिकल के। आप लोग ये रट के जाइएगा, ये एग्जाम में आप लोग का पूछ सकता है, ओके। तो पहला तो बल का विमीय सूत्र क्या है? m1 L1 T-2। ये बल का हम लोग का विमीय सूत्र होता है, m1 L1 T-2। फिर अगला है कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र, m1 L2 T-2। ये कार्य का हम लोग का हो गया। फिर अगला हम लोग का दाब का विमीय सूत्र होगा m1 L1 L-1 T-2। फिर अगला हम लोग का शक्ति बोले तो पावर का विमीय सूत्र होगा mL2 T-2। फिर अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोले तो G, इसका होता है हम लोग का m-1 L3 T-2। ये हो गया हम लोग का विमीय सूत्र। ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं इसका, ये याद करके जाइएगा। पाँचों जो है ये आप लोग याद करके जाइएगा, पाँचों फटाफट याद करके जाइएगा, क्वेश्चन में पूछेगा। क्योंकि न्यूमेरिकल एक भी नहीं है तो ये सब याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विमीय समांगीयता का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि इसका नियम क्या है? किसी भी सही भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद विमाएँ हमेशा समान होनी चाहिए। प्रत्येक पद की विमाएँ हमेशा समान होनी चाहिए, ये कहता है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमीय समांगीयता का सिद्धांत। फिर अगला क्या है? इसका शर्त क्या है? अब इसमें शर्त ये होगा केवल समान विमा वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे बल में
केवल बल को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर बल है तो बल को ही बल में ही घटाएंगे, उसमें वेग को नहीं घटाएंगे। यहाँ पे लिख रखा है आप लोग का। अगला देखते हैं। अगला उदाहरण के तौर पे जैसे भौतिकी के समीकरण v बराबर u प्लस at में जो विमा v की होगी वही विमा u और वही विमा at की होगी। ठीक है, ये हो गया आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगला क्वेश्चन, विमीय विश्लेषण के उपयोग और सीमाएं। तो सबसे पहले हम लोग विमीय विश्लेषण का उपयोग देख लेते हैं। बड़ा मस्त पीपीटी तैयार करके लाया हूँ। ठीक है, विमीय विश्लेषण का उपयोग सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं। किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर एक सिस्टम के मात्रक को दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए हम लोग विमीय विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए हम लोग विमीय विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। फिर अगला क्या है हम लोग का, अगला विभिन्न भौतिक राशियों के बीच नया संबंध सूत्र स्थापित करने के लिए किया जाता है। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध सूत्र स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये हो गया हम लोग का उपयोग। फिर अगला क्या है, अगला है हम लोग का सीमाएं लिमिटेशन, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो ये विमाहीन नियतांक जैसे पाई और 2 और r, मतलब जैसे पाई हो गया और 2 हो गया और 4 हो गया, इसका मान नहीं बताता है। ये सिर्फ आप लोग का v बराबर u प्लस at ऐसे ही मात्रकों का नाम बताएगा। अगला क्या है, त्रिकोणमितीय साइन, मतलब जैसे साइन कॉस टैन, फिर उसके बाद से लॉग हो गया, फिर उसके बाद से चरघातांकी हो गया वाले समीकरण में विश्लेषण फेल हो जाता है। ये लिख रखा है आप लोग का। फिर अगला क्या है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक मूल्य राशियों पर निर्भर करती है तो उसका सूत्र स्थापित नहीं किया जाता है। ये आप लोग का लिख रखा है। तो ये हो गया हम लोग का सीमाएं। चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला हम लोग का क्या है, अगला टॉपिक, अगला है यूनिट नंबर 2 से। अगला यूनिट नंबर 2 से हम लोग का शुरू हो जाता है। क्या, बल एवं गति। यूनिट नंबर 2 बल एवं गति। फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन है, जो कि क्विक रिवीजन हम लोग करा रहे हैं। इसमें आप लोग सिर्फ वीडियो देख लीजिए और सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। फटाफट रिवीजन करते हैं और लिख के दे रहा हूँ इस वीडियो को। अगर आप लोग एक बार देखते हैं, एक बार में नहीं समझ में आता तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आप लोग के सामने, एक बार और देखिएगा। क्वेश्चन पेपर ना फंसा दिया तो कहना। देख लो, मैं आप लोग से ग्राफिक्स में बोला था, ग्राफिक्स में 40 नंबर बोला था, ग्राफिक्स में लेके आया हूँ आप लोग का 53 नंबर। जो लोग नहीं जानते हैं जाके देख लेना, मेरे कम्युनिटी टैब में पड़ा हुआ है, और पेपर भी मैच कराया हूँ। फिर उसके बाद से CS में मैं आप लोग से 30 नंबर बोला था। CS में आप लोग से आई थिंक 45 नंबर मिलाया हूँ, आप लोग देख लेना एक बार। CS में आप लोग 45 नंबर मिलाया हूँ। CS के पेपर में आप लोग का 30 नंबर मैं बोला था, 45 नंबर का क्वेश्चन पेपर फंसवाया हूँ। ग्राफिक्स के पेपर में 40 नंबर मैं बोला था, 53 नंबर में फंसाया हूँ। और आज के पेपर में भी आप लोग से 40 नंबर का वादा कर रहा हूँ, तो 40 नंबर से ज़्यादा ही फंसाऊँगा, इसकी गारंटी मेरी है। 40 नंबर से ज़्यादा ही फंसाऊँगा। आप लोग बस वीडियो देख के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो देख के चले जाते हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन दबा दो, कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, ये थोड़ा PPT में गलत लिख रखा है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ये अदिश लिखा है, यहाँ पे अदिश रहेगा। तो हम लोग के पास टॉपिक क्या है, हम लोग के पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो सबसे पहले अदिश राशियाँ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब दिशा की नहीं आवश्यकता होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, ये हो गया हम लोग का अदिश राशियाँ। अगला क्या है, अगला है हम लोग का सदिश राशियाँ। बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियाँ। अभी इसी में आप लोग का 2 सदिशों का गुणनफल, सदिशों का योग, ये सब अभी आप लोग का अभी बताता हूँ बढ़िया से। ठीक है, तो जैसे अदिश हो गया, अदिश को हम लोग को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। जैसे इसका उदाहरण हो गया द्रव्यमान, दूरी, समय। और यहीं अदिश में इसका उल्टा हो जाएगा। अदिश में क्या हो जाएगा, अदिश में ये हो जाएगा जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण हो जाएगा विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग। ये हो गया आप लोग का अदिश। अब अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, अगला टॉपिक ये हम लोग का सदिशों का वेग। बोले तो एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वेग हम लोग का अगला टॉपिक है। सदिशों का वेक्टर अगला टॉपिक। ये भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, पेपर में पूछता है। सदिश का योग, तो सदिश का योग हम लोग का 2 प्रकार से है। सदिश का योग पहला त्रिभुज का नियम है, दूसरा हम लोग का समांतर चतुर्भुज का नियम है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम और त्रिभुज का नियम, ये आप लोग का अभी आसान है। सेकंड सेमेस्टर में जब आप लोग जाएंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है पैरेललोग्राम का, तो अभी आप लोग इतना जानिए, त्रिभुज का नियम और चतुर्भुज का नियम। अभी मैं आप लोग को, इसका डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन में लाया नहीं हूँ, बस सिर्फ फार्मूला लेके आया हूँ। तो सदिश का योग, सबसे पहले तो सदिश को 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक हम लोग का त्रिभुज के नियम से, एक हम लोग का समांतर चतुर्भुज के नियम से। ठीक है, त्रिभुज के नियम क्या होता है, यदि 2 सदिश किसी त्रिभुज को 2 लगातार भुजाओं द्वारा दर्शाए जाएँ तो उनका परिणामी सदिश तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में दर्शाया जाता है। नहीं समझ में आया, देखो मैं समझाता हूँ। पहले आप लोग थ्योरी थोड़ा देख लो, फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। त्रिभुज का नियम ये कहता है, त्रिभुज के योग का नियम, यदि 2 सदिश किसी त्रिभुज की 2 लगातार भुजाओं द्वारा दर्शाए जाएँ
तो उनका परिणामी जो होता है वो सदिश की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में दर्शाया जाता है। थोड़ा मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके समझा दे रहा हूँ यहीं पे। ऐसे ही देखो, जैसे दो सदिश, पहला सदिश हम लोग का ये हो गया, ऐसे एक गया। सदिश में हमेशा सदिश ऐसा ही होता है जिसमें यहाँ पे आप लोग का ऐसे एरो लगा होता है, इसी को हम लोग सदिश कहते हैं। ठीक है, सदिश में ये हो गया आप लोग का हेड हो जाता है, जिसे हम लोग हेड कहते हैं और इसे हम लोग टेल कहते हैं। तो ये हो गया। अभी अब आप लोग देख लीजिए, दो सदिश दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन में, दो सदिश। तो सबसे पहले एक सदिश ऐसे ले लो, फिर एक सदिश आप लोग ऐसे ले लो। दो सदिश, पहले सदिश का ये हो गया आप लोग का हेड, ये हो गया आप लोग का हेड हो गया पहले सदिश का, फिर ये हो गया आप लोग का टेल। तो पहले सदिश के हेड को दूसरे सदिश के टेल से अभी मिलाएंगे। तो पहले सदिश का ये हो गया, अब क्रमागत भुजा, तो दूसरे को ऐसे आप लोग मिला दो, ये आप लोग का मिल गया, ऐसा हो गया। अब इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में लिख रखा है भुजाओं द्वारा दर्शाया जाता, तो तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में दर्शाया जाता है। तो यही हम लोग का तो दर्शाएगा। पहले एक भुजा ये हो गया हम लोग का, एक भुजा मेरे भाई ये हो गया, दूसरी भुजा हम लोग का ये हो गया। तो अभी तीसरी भुजा जो होगी, तीसरी भुजा आप लोग के सामने मैं दर्शा रहा हूँ, तीसरी भुजा ये हो गई हम लोग की, तीसरी भुजा ये हो गई। सबसे पहले तो आप लोग नाम लिख लो, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये हो गया हम लोग का पी, ये हो गया हम लोग का क्यू, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। तो तीसरी भुजा जो होगी ये हो गया पी क्यू आर जो है, पी क्यू, और ये आर भुजा जो है, तो आर भुजा जो है, आर का वेक्टर पी के और क्यू के वेक्टर के योग के बराबर होगा। बस यही कह रहा है क्वेश्चन में। क्या लिखा है कि यदि दो सदिश की किसी त्रिभुज की दो लगातार भुजाएं मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, ये लगातार हो गया, दर्शाया जाए तो उनका परिणामी सदिश तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में दर्शाया जाता है, तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में दर्शाया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का पी, ये हो गया हम लोग का क्यू और ये हो गया हम लोग का आर, तो तीसरी भुजा में दर्शाया जाता है। तो यही तो यहाँ पे कह रहा है। तो आप लोग का ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ये हो गया हम लोग का त्रिभुज का नियम, बस और कुछ नहीं है। यही आप लोग को एक बार फिगर फिर से समझा दे रहा हूँ। पहले तो एक सदिश ये हो गया, दूसरा सदिश ये हो गया, तो ये हो गया हम लोग का P, ये हो गया हम लोग का Q। तो अब लास्ट वाला जो वेक्टर है जो हम लोग का इधर से इधर जाएगा, ये हम लोग के दोनों वेक्टर के बराबर हो जाएगा, जिसका नाम हम लोग लिखेंगे R। तो वही मैं आप लोग को प्रूफ कराया हूँ, R बराबर P प्लस Q, यही इसमें लिखा भी है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि दो सदिश, समांतर चतुर्भुज के नियम में क्या लिखा है, यदि दो सदिश किसी बिंदु से निकलने वाली समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा दर्शाए जाते हैं तो उनका परिणामी सदिश उस बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा दर्शाया जाता है। ये भी बहुत आसान है। इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, इसका डेरिवेशन सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन फर्स्ट वाले का तो मैं आप लोग को बता दिया, त्रिभुज का नियम बस यही है, कुछ करना नहीं है। ये डिफिनीशन लिख देना और जैसा फिगर बताया था फिगर बना देना, उसके बाद से लिख देना R बराबर P प्लस Q। ठीक है, अब अगला हम लोग का है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का, यदि दो सदिश, अब जो लिखा है वही मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। यदि दो सदिश किसी बिंदु से निकलने वाली समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा दर्शाए जाते हैं, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, बोले तो पहले समांतर चतुर्भुज एक ऐसे और एक ऐसे, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, हाँ, दो सदिश, तो सबसे पहले ये हो जाएगा हम लोग का एक ऐसे और एक हम लोग का ऐसे द्वारा दर्शाए जाते हैं, दो आसन्न भुजाओं द्वारा। तो उनका परिणामी सदिश उस बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण माने डायगोनल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अभी नहीं समझ में आया होगा, समझा रहा हूँ। रिजल्टेंट उसी को कहते हैं। एक दो सदिश हो गया, एक ये, एक हो गया हम लोग का ये और एक हो गया हम लोग का ये हम लोग का क्या है, क्या कोई दिया है इसके। यदि दो सदिश किसी बिंदु से निकलने वाली समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज को पहले अब हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो दो सदिश ये हो गया था हम लोग का मेरे भाई, दो सदिश पहले ऐसे फिर ऐसे हो गया था। अभी हम लोग यहाँ पे समांतर चतुर्भुज को मिला लेंगे, पहले इसको इससे मिला लेंगे ले आके, फिर इसको हम लोग इससे ले आके मिला लेंगे। ये आप लोग को पता है, ये वाला पॉइंट आप लोग का हो जाएगा हेड और ये वाला टेल, ये वाला हेड ये हो जाएगा टेल। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या लिखा है, उनका परिणामी सदिश उस बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका समांतर चतुर्भुज इस तरह से आप लोग बना लेंगे। तो और उसके बाद से दो यहाँ पे आप लोग सदिश दर्शा लेंगे, पहले एक ये और एक ये। अब इसमें दे रखा है कि उसका विकर्ण क्या होगा, तो उसका विकर्ण मेरे भाई कुछ नहीं, उसका विकर्ण बस यही होगा जो उसके बीच से जाएगा, इसी को हम लोग R कहेंगे। तो नाम लिख लें, पहले दो सदिश है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, P और Q, और ये हो गया हम लोग का बीच वाला, एक मिनट, Q, और ये हो गया हम लोग का R। बस और कुछ नहीं है, जिसका नाम हम लोग रखेंगे R, जिसका नाम है R। ओके, तो यही आप लोग का फार्मूला भी दे रखा है, यही आप लोग का फार्मूला भी दे रखा है।
आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसको प्रूफ करना आता है, जिसको नहीं आता है प्रूफ करना वो बस इतना लिख के चला आएगा। और जो मैं फिगर बनाया हूँ इस तरह से फिगर बना देना भाई, एक ऐसे और एक ऐसे, फिर उसके बाद से आप लोग इसको ऐसे मिला दीजिएगा, फिर उसके बाद से बीच में आप लोग एक विकर्ण निकाल दीजिएगा जिसका नाम हम लोग कर देंगे आर। और ये वाला फार्मूला लिख के आइएगा मेरे भाई, ये वाला फार्मूला लिखना मत भूलना, ये वाला फार्मूला लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसका डेरिवेशन भी है, ऐसा नहीं है कि इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका डेरिवेशन भी है जो आप लोग सेकंड सेम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं फटाफट। वीडियो ये लंबी होगी, देखो अभी पहले यूनिट पे दूसरे यूनिट पे चल रहे हैं और 25 मिनट का हो गया। अगला हम लोग का क्या है, अगला टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, रेखीय गति के समीकरण। रेखीय गति के समीकरण हम लोग का अगला टॉपिक है, रेखीय गति के समीकरण। तो इसमें क्या लिखा है, रेखीय गति के समीकरण का आप लोग रेखीय गति का समीकरण पढ़ लीजिए। यदि कोई वस्तु नियत त्वरण से सीधी रेखा में गति करती है तो गति के 3 समीकरण बनते हैं। यदि कोई वस्तु जो है नियत त्वरण मतलब एक फिक्स त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गति करेगी तो उसके 3 समीकरण होते हैं। पहला तो आप लोग का ये होगा v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा होगा हम लोग का वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का है जहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग है, v बराबर अंतिम वेग है, यस बराबर विस्थापन है, t बराबर समय है, a बराबर त्वरण है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या, रेखीय गति के समीकरण। ये तीनों आप लोग का रेखीय गति का समीकरण है, ओके। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं फटाफट। अगला है न्यूटन के गति का नियम। ये मेरे भाई, ये मैं आप लोग को पहले इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगा दे रहा हूँ, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है न्यूटन के गति का नियम। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। न्यूटन के गति के जो है 3 नियम है। पहले नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम बल का नियम है, तीसरा नियम है आप लोग का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फटाफट अब इसको भी देखते हैं हम लोग। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम मेरे भाई ये कहता है कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है, कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही है न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम में ये है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो वो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। अब अगला नियम न्यूटन का दूसरा नियम बल का नियम है, जिसे हम लोग बल का सूत्र कहते हैं। तो बल का सूत्र ये है, ये कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। न्यूटन के दूसरा नियम जो है ये कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मैं तुमको आसान भाषा में समझाता हूँ, पीडीएफ छोड़ो, मैं तुमको आसान भाषा में ये बताता हूँ कि देखो, जैसे किसी वस्तु पे जितना तेज़ तुम बल लगाओगे, किसी वस्तु पे जितना तेज़ तुम बल लगाओगे उतना ही तेज़ वो वस्तु पे अटैक करेगा। नहीं समझ में आया, देखो मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ। देखो मान लो ये कोई वस्तु रखा है, तो इस वस्तु पे आप लोग जितना तेज इस वस्तु पे फोर्स करोगे ये वस्तु उतना ही तेज आगे जाएगी। जितना तेज मारोगे उतना तेज आगे जाएगी, जितना तेज मारोगे उतना तेज आगे जाएगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि मान लो ये एक छोटा सा कोई रखा है पत्थर, इस पत्थर पे आप लोग जितना तेज, एक हथौड़ी बना दे रहा हूँ, इस पत्थर पे आप लोग जितना तेज हथौड़ी से मारोगे, ठीक है, इस पत्थर पे आप लोग जितना तेज हथौड़ी से मारोगे उतना ही तेज इस पे बल लगेगा, उतना ही तेज इस पे आप लोग का क्या लगेगा, फोर्स। तो यही आप लोग का लिखा है F इक्वल टू एम में, F बराबर एम में, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन के दूसरा नियम जो है, न्यूटन का दूसरा नियम यही कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ठीक है। अगला न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, फटाफट इसको, न्यूटन का नियम हम लोग खत्म कर दिए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है हम लोग का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि क्रिया की हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में बल होती है। जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप लोग किसी को एक तमाचा मारोगे तो आपके हाथ पे भी कहीं ना कहीं चोट लगेगा। तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट का उड़ना, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना, और बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना, ये आप लोग का संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी आधारित है, जो मैं आप लोग को अभी आगे पढ़ा रहा हूँ। अभी आप लोग ये जानिए, न्यूटन का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो वो वस्तु भी आप लोग को विपरीत दिशा में बल लगाएगी। कोई ऐसा काम ही नहीं है जिस पे बल ना लगाए और आप लोग को विपरीत दिशा में बल ना लगाए। अगर आप लोग किसी को एक तमाचा मारोगे तो आप लोग मार के देख भी सकते हो अपने गाल पे, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लूँगा, आप लोग की मर्जी है, ठीक है। ट्राई इट एंड योर ओन रिस्क, ठीक है।
तो ये है कि जैसे अगर आप लोग अपने गाल पे एक चाटा मारोगे तो कहीं ना कहीं गाल पे तो चोट लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब आपके हाथ पे भी चोट का एहसास होगा, तो वो हो गया आप लोग का प्रतिक्रिया। तो बस यही है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे रॉकेट उड़ेगा या बंदूक से गोली चलाओगे तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारेगा, वही है। अभी अगला क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये इस पे आप लोग जितना स्टार बनाना चाहो उतना स्टार बना लो। ये आप लोग का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है मेरे भाई, देख लो, यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य ना कर रहा हो तो उस निकाय का कुल रैखिक संवेग नियत रहता है। ठीक है, जैसे अगर किसी निकाय पर, किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं कार्य करेगा तो उस वस्तु पे लगने वाला कुल संवेग जो होता है वो स्थिर रहता है। तो यही आप लोग का लिखा है कि इसका फॉर्मूला याद करके जाइएगा। इसका डेराइव आता है, डेरिवेशन इसको प्रूफ करने का आता है। तो डेरिवेशन जो नहीं पढ़, मैं इस वीडियो में आप लोग को कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई न्यूमेरिकल नहीं लगवा रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी लेके आऊँ और थ्योरी से पास कराऊँगा। ठीक है, थ्योरी लेके आऊँ, थ्योरी से पास कराऊँगा, गारंटी है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये आप लोग याद करके जाइएगा, ये आप लोग का एग्जाम में पेपर क्वेश्चन फंसेगा। तो ये क्या है, पहला टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। मतलब अब आप लोग को थोड़ा एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक से गोली तो निकल गई लेकिन बंदूक पीछे की तरफ झटका मारता है। तो आप ये तो समझ में आया, पीछे की तरफ झटका मारता है, ये आप लोग का हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो आप लोग अभी ऊपर पढ़े हो। तो अभी जैसे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उस निकाय का कुल रैखिक संवेग जो है वो नियत रहता है। कुल संवेग जो है उस निकाय का वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो जैसे कि अब आप लोग सोच रहे होगे कि गोली इतनी तेज जाती है और क्या बोलते हैं बंदूक इतना धीरे ही थोड़ा सा पीछे जाता है, तो ये होता है आप लोग का मास के कारण। जैसे गोली का मास जो होता है वो बहुत कम होता है, गोली का मास, इसीलिए गोली स्पीड से आगे निकल जाती है। और बंदूक का मास हम लोग का ज़्यादा होता है, बंदूक का द्रव्यमान जो होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए बंदूक हाथ में ही रहता है, बस झटका मार देता है पीछे की तरफ। तो ये आप लोग फॉर्मूला याद करके जाइएगा। ये हम लोग का संवेग संरक्षण के सूत्र का सिद्धांत, टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बहुत आसान है। अगला हम लोग देखते हैं बल आघूर्ण, टॉर्क। टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, किसी वस्तु द्वारा, टॉर्क कुछ होता नहीं है, टॉर्क बहुत आसान, इतना जान लीजिए, किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण आसान भाषा में मैं आप लोग को बताऊं तो बल आघूर्ण ये होता है, जैसे कोई स्थिर पिंड है, उसी पिंड पे अगर उसी अक्ष के परितः हम लोग बल लगाएंगे तो उसी को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। मान लो जैसे कि ये आप लोग का कोई पिंड हो गया, अब इसी पिंड के हम लोग परितः चारों तरफ, पिंड परितः मतलब होता है चारों तरफ, इसी पिंड के हम लोग चारों तरफ जब बल लगाएंगे तो यही हो गया हम लोग का बल आघूर्ण, टॉर्क। अब जैसे आप लोग नट बोल्ट कसते हैं रिंच से, तो बस वही हो गया, रिंच के परितः हम लोग बल लगा रहे हैं तो वही हो गया हम लोग का क्या, बल आघूर्ण। ये मान लीजिए हम लोग का रिंच हो गया, तो और ये हम लोग का हो गया, सॉरी ये हो गया हम लोग का नेट बोल्ट और ये हो गया हम लोग का रिंच। अब यही रिंचवा हम लोग चारों तरफ जब कसेंगे तो हो जाएगा हम लोग का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है, टाउ बराबर एफ आर, टाउ बराबर एफ इंटू आर, बल बराबर बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, टाउ बराबर एफ इंटू आर। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है, बल आघूर्ण का मात्रक। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का दूसरा यूनिट भी जल्दी से समाप्त होने वाला है। अगला टॉपिक ये है, अगला टॉपिक रेखीय गति और घूर्णन गति में संबंध। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेता है रेखीय गति और घूर्णन गति में संबंध। ठीक है, तो रेखीय गति और घूर्णन गति में संबंध, तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बराबर होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध v बराबर आर ओमेगा। फिर रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध होता है a बराबर आर ओमेगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट मेरे भाई ले सकते हैं। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध जो होता है v बराबर आर ओमेगा होता है, और वहीं रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध होता है हम लोग का क्या, a बराबर आर ओमेगा, नहीं सॉरी आर अल्फ़ा, a बराबर आर अल्फ़ा होता है, a बराबर आर अल्फ़ा होता है। ये आप लोग याद करके जाइएगा, जहाँ पे आर जो है हम लोग का रेडियस हो जाएगा, वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाती है हम लोग का आर। अभी अगला हम लोग का क्या है, अगला ये टॉपिक, अगला टिप्स लेके आया हूँ। अगला न्यूटन के द्वितीय नियम F बराबर ma का निगमन, मतलब डेरिवेशन जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। डेरिवेशन में नहीं पढ़ाया हूँ, फुल फॉर्म बता दिया हूँ, और द्वितीय नियम आप लोग को बंदूक वाला एग्जाम्पल बता दिया हूँ, वही बताया हूँ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और संवेग संरक्षण का भी बताया हूँ। m1u1 प्लस m2
m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1b1 प्लस m2b2। ये आप लोग याद करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, समझा दिया हूँ, एक बार फिर से देख के जाइएगा। अगला हम लोग का क्या है, सदिश के समांतर चतुर्भुज का नियम और सूत्र, उस पे आधार पर न्यूमेरिकल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि सदिश के समांतर चतुर्भुज का नियम और ये वाला, ये मैं आप लोग को यहाँ बताया हूँ, ये त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम दोनों मैं आप लोग को बताया हूँ। त्रिभुज के नियम में हो गया r बराबर p प्लस क्यू, और समांतर चतुर्भुज के नियम में होगा r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अभी अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं फटाफट। अगला हम लोग का टॉपिक ये है, ये यूनिट 3, 4, 5, 6 शॉर्ट नोट लेके आया हूँ, शॉर्ट नोट। अब जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ाता हूँ। शॉर्ट नोट में ये होता है कि मेहनत कम करनी पड़ती है और समझ जाता है इंसान बहुत आसान तरीके से। लंबा चीथड़ा लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं। 3 पेज और PDF बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है PDF, 3 पेज और PDF बचा है, ठीक है। फटाफट से इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है बस। तो अभी हम लोग क्या है, बी हो गया। यूनिट नंबर 3 हम लोग का क्या है, कार्य ऊर्जा और शक्ति। यूनिट नंबर 3 कार्य ऊर्जा और शक्ति। इस यूनिट से परिभाषाएं और कार्य ऊर्जा प्रमेय सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आप लोग जान लीजिएगा, इस यूनिट से परिभाषाएं और कार्य ऊर्जा प्रमेय सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्य का डिफिनीशन सुन लेते हैं। कार्य होता क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें जो विस्थापन होता है उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर होता है वर्क बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। F इंटू डी बोले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है, वर्क बराबर। कार्य क्या होता है, कार्य ये होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उस वस्तु में जो विस्थापन होता है उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। तो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है। ये W बराबर वर्क, F बराबर होता है हम लोग का फोर्स जो लगाया गया बल होगा, और D बराबर होगा हम लोग का विस्थापन, और कॉस थीटा ये हो गया हम लोग का W बराबर एफ डी कॉस थीटा। इसका बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक अभी आप लोग को MCQs में पढ़ा रखा हूँ, जूल होता है, बल का मात्रक जूल होता है। अगला हम लोग का क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या मुख्यतः 2 प्रकार की होते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा 2 प्रकार की होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वो होता है जब कोई वस्तु गति करती है तो उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जैसे गति के कारण जो होता है। और स्थितिज ऊर्जा वो होता है जब किसी वस्तु के स्थिति आकार के कारण जो ऊर्जा, स्थिति और आकार के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये जैसे जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी उस पर बल लगाओगे तो वो हो जाएगा हम लोग का स्थितिज ऊर्जा रहेगी, और जो वस्तु किसी गतिमान अवस्था में उस पर बल लगाओगे तो वो गया हम लोग का गतिज ऊर्जा। तो ये दोनों का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके जाइएगा। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का हम लोग का फॉर्मूला होता है mgh। ये याद करके जाइएगा भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। फिर अगला है कार्य ऊर्जा प्रमेय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, गला सूख गया चिल्लाते चिल्लाते। कार्य ऊर्जा प्रमेय, किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा जो है मैं आप लोग को यहाँ पे बताया हूँ, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे लिखा है किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य उस गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का आप लोग का डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, डेरिवेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट होता है। डेरिवेशन का नोट्स नहीं लाया हूँ मैं, ना तो डेरिवेशन लाया हूँ और ना ही न्यूमेरिकल लाया हूँ, बस थ्योरी लेके आया हूँ और थोड़े फार्मूला लेके आया हूँ। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहता है किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का हम लोग का फॉर्मूला ये होता है W बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² माइनस हाफ mv²। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं शक्ति क्या होता है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है शक्ति P पावर, शक्ति का मात्रक होता है हम लोग का वाट, और 1 हॉर्स पावर बराबर, अभी आप लोग को न्यूमेरिकल में पढ़ाए हूँ कितना, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। शक्ति, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। फिर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अगर पूछता है तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। देखो ऊर्जा जो होता है ना भाई, ऊर्जा ना तो
ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा जो है इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा ना तो कभी पैदा होती है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये होता है हम लोग का ऊर्जा। हो गया, ये भी यूनिट हम लोग का खत्म हो गया। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अगर पूछता है तो आप लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ये लिख देंगे, ऊर्जा ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ओके, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट कर दे रहे हैं एस, अगर आप लोग ये कमेंट कर दे रहे हैं यस, तो मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दूंगा। PDF सारा मिल जाएगा, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला यूनिट नंबर 4, हम लोग का यूनिट नंबर 4 है क्या? रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। यूनिट नंबर 4 हम लोग का रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में हम लोग का क्या देखना है? रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति क्या होता है? घूर्णन गति, सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग, घूर्णन गति से जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय संवेग के नियम हर साल पेपर में पूछते हैं। जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय संवेग के नियम हर साल पेपर में आते हैं, इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। हर साल पेपर में आते हैं इसीलिए लेके आया हूँ, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा। सबसे पहले हम लोग का क्या है? कोणीय विस्थापन, वेग और त्वरण। कोणीय विस्थापन है, वेग है और त्वरण है। कोणीय विस्थापन है, वेग है और त्वरण है। इसको आप लोग पहले समझ लीजिए। सबसे पहले तो कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग ये होता है, जैसे कोणीय विस्थापन की दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। अब विस्थापन देखो, वेग आप लोग जानते हैं, तो वेग हम लोग का क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग में क्या होगा? कोणीय विस्थापन की दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। बस कोणीय वेग का फॉर्मूला जो होता है, कोणीय वेग को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा बराबर होता है θ/t। ओमेगा बराबर θ/t होता है। अभी रेखीय वेग में संबंध क्या है? रेखीय वेग में संबंध होता है V बराबर R ओमेगा, V बराबर R ओमेगा। ये हो गया हम लोग का रेखीय वेग में संबंध। अभी अगला है कोणीय त्वरण, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। अभी आप लोग को बताऊं, कोणीय त्वरण, देखो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, तो कोणीय त्वरण में ये हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक, अब रेखीय त्वरण को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? रेखीय त्वरण हम लोग का ये हो जाएगा, A बराबर R अल्फ़ा, A बराबर क्या हो जाएगा? R अल्फ़ा। ये हो गया हम लोग का रेखीय त्वरण। ये आप लोग फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। कोणीय वेग जिसको हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय विस्थापन की दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं, और कोणीय त्वरण वो होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम लोग किससे? अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, अगला अब हम लोग देखते हैं बल, आघूर्ण, टॉर्क। टॉर्क को हम लोग सबसे पहले डिनोट करते हैं टाउ से। तो किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल कहते हैं। अभी तो बताया था आप लोग से। मान लो ये आप लोग का नेट बोल्ट हो गया, और ये आप लोग का हो गया क्या? रिंच हो गया। अब यही रिंचिया से बला जब हम लोग लगाएंगे यही वस्तु के चारों तरफ जब हम लोग ऐसे ऐसे बल लगाएंगे, तो यही हो गया हम लोग का क्या? बल, आघूर्ण। आघूर्ण बताया तो था। अभी इसे एक वस्तु है मान लो ये, अब इसी वस्तु के चारों तरफ एक बल लगाएंगे, जिसे हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को इतना जान लो, बल आघूर्ण को किससे? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टॉर्क मतलब टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर होता है F इंटू आर। टाउ बराबर होता है F इंटू आर। फोर्स इंटू वो जो R रेडियस होता है, फोर्स इंटू रेडियस। अभी जड़त्व, आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आप लोग का डेरिवेशन आता है प्रूफ करने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समांतर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये आपका इंपॉर्टेंट है, समांतर अक्ष का प्रमेय और लंबवत अक्ष का प्रमेय। देखो मैं जो नहीं पढ़ा पाया हूँ, और लेकिन उसके लिए आप लोग को इंपॉर्टेंट भी बता दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, बाहर से पढ़ लीजिएगा। तो 1 मिनट, PDF कहाँ पहुँच गया? हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पहुँचा था कि क्या कह रहा है, समांतर अक्ष का प्रमेय और लंबवत अक्ष का प्रमेय, ये आप लोग बाहर से पढ़ लीजिएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन और मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग के लिए शॉर्ट नोट ला रहा हूँ। तो जो मेरा काम है मैं यही तक करता हूँ, यही मैं काम करता हूँ कि शॉर्ट नोट आप लोग के लिए लाता हूँ, और उसी शॉर्ट नोट में आप लोग का पास कराऊँगा। समांतर अक्ष का प्रमेय और लंबवत अक्ष का प्रमेय, ये आप लोग का क्वेश्चन में हर साल पूछता है क्वेश्चन पेपर में, इसको तैयार करके जाना। ठीक है, अभी जड़त्व, आघूर्ण क्या है? जड़त्व, आघूर्ण देख लेते हैं। घूर्णन गति, वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को हम लोग जड़त्व, आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि अभी जड़त्व, आघूर्ण और बल, आघूर्ण में क्या अंतर है? बल, आघूर्ण वो होता है कि जब कोई स्थिर अक्ष के चारों तरफ कोई वस्तु घूमती, कोई बल लगा, स्थिर अक्ष के चारों तरफ जब कोई आप लोग बल लगाओगे, तो वो हो गया आप लोग का जड़त्व, आघूर्ण। बल, आघूर्ण
तो जड़त्व आघूर्ण में ये कहता है जड़त्व, अभी न्यूटन का पढ़ा था ना, जड़त्व का नियम, मतलब जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाओ तब तक वो कोई काम नहीं करेगा, तो वही है जड़त्व आघूर्ण। अब बल आघूर्ण ये किसी वस्तु के चारों तरफ जब कोई बल लगाएंगे तो वो हो गया हम लोग का बल आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण ये होता है कि जब कोई स्थिर अक्ष के चारों तरफ हम लोग जब बल लगाते हैं तो बल लगाते हैं, जैसे मान लो लट्टू नाच रहा है एक स्थिर अक्ष के चारों तरफ, तो उसको रोकने के लिए जब हम लोग बल लगाएंगे तो लट्टू में जो विरोध उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण। जैसे घूर्णन गति में वस्तु, घूर्णन गति में जैसे गोल गोल नाच रही गति में वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अब जैसे कोई वस्तु अपने स्थिर अक्ष के चारों तरफ घूम रही है तो उस पर हम लोग बाहर से बल लगाएंगे तो वो रुक जाएगी। लट्टू नाच रहा है तो वो रुक जाएगा, चारों तरफ लट्टू नाच रहा है मेरे भाई तो वो रुक जाएगा। तो बस वही हो गया, वही विरोध करेगा। जब हम लोग बाहरी बल लगा के उसको रोकेंगे तो वो लट्टू विरोध करेगा कि नहीं हम नहीं रुकेंगे। तो बस वही हो गया आप लोग का क्या, जड़त्व आघूर्ण। ये वही हो गया आप लोग का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला ये होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला। हाँ तो भाई जड़त्व आघूर्ण ये है कि जैसे मान लो कोई वस्तु, आपने यहाँ पे एक वस्तु है, अब बल आघूर्ण में क्या था, कोई वस्तु के चारों तरफ मान लो ये वस्तु है और वस्तु अपना चारों तरफ ऐसे बल लगा के घूम रही है, ये हो गया हम लोग का बल आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण ये होगा, मान लो ये वस्तु है तो ये वस्तु के चारों तरफ जब घूम रही है तो बाहर से जो बल, इसमें मान लो यहाँ पे कोई इंसान बल लगा के इसमें रोक रहा है, तो जब इसको रोकेगा तो वही हो गया हम लोग का जड़त्व आघूर्ण। यही इसमें लिखा भी हुआ है। घूर्णन गति मतलब जो गति घूम रही है, तो घूर्णन गति में वस्तु की अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करना हम लोग का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, जिसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी अगला कितना बचा हुआ है अभी, इतना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगला हम लोग का समांतर अक्ष का प्रमेय, लंबवत अक्ष का प्रमेय। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं, इग्नोर करिएगा फालतू चीज़ को, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो समांतर अक्ष का प्रमेय जो है ये आप लोग का डेरिवेशन पूछता है, तो डेरिवेशन अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं समांतर अक्ष का प्रमेय, और ये समझ लो पूरे फिजिक्स फर्स्ट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर जितना लगा लो, दोनों में से एक जरूर आएगा, समांतर अक्ष का प्रमेय या लंबवत अक्ष का प्रमेय आएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं दोनों का अलग एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें समांतर अक्ष का प्रमेय और लंबवत अक्ष का प्रमेय रहेगा। परेशान मत हो, जल्दी धीरे धीरे सब कुछ करूँगा। तो समांतर अक्ष का प्रमेय जो ये होता है कि मान लो, ऐसे ही मैं आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ। समांतर अक्ष का प्रमेय ये होता है, मान लो कोई एक यहाँ पे कोई वस्तु है और वस्तु के चारों तरफ जो आप लोग बल लगाओगे तो इसकी दूरी जो होती है, दूरी मतलब आर, डिस्टेंस आर जो होती है, इसके मास के और डिस्टेंस के, मास के और इसको हम लोग हाइट लिखें या डिस्टेंस जो भी लिखें, हाइट लिखें या डी लिखें, कुछ भी लिखें, मास के और हम लोग के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होती है। नहीं समझ में आया होगा अभी आप लोग को यार, छोड़ो बस आप लोग अभी इतना जानो, अभी मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। जैसे एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से पीपीटी चाहिए होती है, एक खाली ब्लैंक पेज चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे समांतर अक्ष का प्रमेय ये है ये, और लंबवत अक्ष का प्रमेय ये है। समांतर अक्ष का प्रमेय आप लोग को बस फार्मूला याद कर लीजिएगा, आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, और लंबवत अक्ष का प्रमेय होता है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। लंबवत अक्ष का प्रमेय मैं आप लोग को थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। पहले आप लोग यहाँ पे एक ऐसे ही कोई पृष्ठ बना लेना, और यहाँ से आप लोग एक पहले ये निकाल देना, फिर आप लोग एक ये निकाल देना, फिर आप लोग एक ये निकाल देना, ऐसे आप लोग बना लोगे। फिर यहाँ पे क्या करोगे, ये z लिख दोगे और ये x लिख दोगे और ये y लिख दोगे, ये हो गया। तो ये क्या लिखा है, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे आप लोग क्या कर लोगे, एक हल्का सा ट्रेंगल बना लोगे इसी में ही। तो z बराबर यही हो गया, तो ये जो z हो गया हम लोग का, z y के भी बराबर होगा और x के भी बराबर होगा। यही हो गया आप लोग का लंबवत अक्ष का प्रमेय। जैसे देखो मैं बता दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, लंबी नहीं चाहता हूँ भाई। 48 मिनट की वीडियो ऐसे ही हो गई। अभी आप लोग का कौन सा चौथा यूनिट चल रहा है, 5वां 6वां 7वां, अभी 3 यूनिट और बचा हुआ है कि नहीं भाई, ठीक है। तो समांतर अक्ष का प्रमेय ये हो गया आप लोग का आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, और लंबवत अक्ष का प्रमेय ये हो गया आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। फिर अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हम लोग का है कोणीय संवेग संरक्षण। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोणीय। हाँ तो अगला है हम लोग का, जैसे माफ़ कीजिएगा थोड़ा वीडियो रुक गई थी, तो
कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण का ये है कि कोणीय संवेग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग संरक्षण ये है यदि किसी तंत्र पर बाहरी बल आघूर्ण शून्य हो, मतलब किसी तंत्र पर, किसी वस्तु पर बाहरी बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग हमेशा नियत रहता है। तो उसका कोणीय संवेग हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। जैसे कि क्या बताऊँ, किसी वस्तु पर बाहरी आघूर्ण जो है शून्य रहेगा। किसी वस्तु पर बाहरी, कोई वस्तु है इस पर आप लोग का बाहरी आघूर्ण जो रहेगा, बाहरी आघूर्ण अगर इस पर कोई बल नहीं लगाओगे, मतलब कोई बल नहीं लगाओगे, बिना बल के ही ऐसे ये घूमती रहेगी, बिना बल के ही ये घूमती रहेगी। मतलब यही तो यहाँ पे कह रहा है, किसी तंत्र पर या किसी वस्तु पर बाहरी बल आघूर्ण जो होता है वो शून्य होगा तो उसका क्या लिखा है यहाँ पे, तो उसका संवेग नियत रहता है। तो उसका संवेग नियत रहता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण कुछ और नहीं, बस यही कहता है, कोणीय संवेग संरक्षण किसी तंत्र पर बाहरी बल आघूर्ण अगर शून्य है तो उसका कोणीय संवेग भी नियत रहेगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। यल बराबर आई ओमेगा, और आई ओमेगा जो है हम लोग का कांस्टेंट, यल बराबर आई ओमेगा, यल बराबर आई ओमेगा, यल बराबर आई ओमेगा कांस्टेंट होता है। अगला हम लोग का यूनिट है, अगला टॉपिक हम लोग का यूनिट नंबर 5, ग्रहों और उपग्रहों की गति, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ग्रहों और उपग्रहों की गति। तो इस यूनिट में केपलर का नियम और गुरुत्वाकर्षण के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। कोई बहुत खास यूनिट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे बस। तो बेसिक आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग को मैं ये बता दूं, इस बार आप लोग के सिलेबस में से केपलर का नियम हट गया है, तो केपलर का नियम नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी BTUP का कोई भरोसा नहीं है, मैं फिर भी आप लोग को पढ़ाऊँगा। इसीलिए जिस नियम तो हट चुका है, लेकिन भाई कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्या ला के दे देता है, मैं फिर भी पढ़ाऊँगा। तो एक बार बस आप लोग सुन लीजिए। क्या है कि केपलर के ग्रहों की गति के नियम में ये कहता है, कक्षाओं का नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चलते हैं। फिर क्षेत्रीय वर्ग का नियम क्या कहता है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात कोणीय संवेग इसका नियत रहता है, कोणीय संवेग इसका नियत रहता है। फिर केपलर का तीसरा नियम, ग्रह के परिक्रमण काल और ग्रह के केपलर का तीसरा नियम क्या है, केपलर का तीसरा नियम मेरे भाई, परिक्रमण काल का नियम, ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य के से औसत दूरी के घन के, ये सब मत याद कीजिए, इतना छोड़ दीजिए। अगर देखो वैसे तो सिलेबस में नहीं है केपलर का नियम, लेकिन अगर पूछ भी लेता है तो अगर ये सिर्फ 2 नियम आप लोग लिख दोगे पूरा नंबर मिलेगा, कक्षा का नियम और क्षेत्रीय वर्ग का नियम। ये जो मैं आप लोग को दोनों नियम पढ़ाया हूँ, ये दोनों नियम अगर आप लोग लिख दोगे तो हो जाएगा। और ये ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में संबंध। ये भाई हर साल पूछता है और मोटे नंबर में पूछता है, काफ़ी बड़ा नंबर। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध जो है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को कैपिटल जी कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण नियतांक को एक मिनट PPT में गलत लगा है क्या, 1 मिनट। स्मॉल जी हो गया आप लोग का गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी हो गया आप लोग का गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हाँ सॉरी चेक कर रहा था आप लोग के लिए, अपने गुरु से सीखा हूँ, ये चेक कर रहा था। तो क्या है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में हम लोग का अंतर, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। तो स्मॉल जी हम लोग का होता है, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का अंतर। अभी आप लोग को बढ़िया से बता दे रहा हूँ, इतना फार्मूला पहले याद कर लीजिएगा, G बराबर GM/r², G बराबर GM/r²। ये आप लोग का डेरिवेशन पूछता है, डेरिवेशन में नहीं लाया हूँ आप लोग के लिए, डेरिवेशन नहीं लाया हूँ। स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर का डेरिवेशन पूछता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। डेरिवेशन नहीं लाया हूँ, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को चाहिए डेरिवेशन अलग से, जो भी डेरिवेशन चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, तब मैं आप लोग के लिए डेरिवेशन लाऊंगा। ये 1 शॉट है, फटाफट क्विक रिवीजन करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन कब होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन तब होता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर जी का मान, स्मॉल जी का मान घटता है। तो ध्रुवों पर जो है जी का मान सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। ये हो गया हम लोग का। और अगला है हम लोग का क्या, पलायन वेग। अगला हम लोग का क्या है, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। पलायन वेग वह होता है, देखो जैसे कि क्या लिखा है इसमें, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस नहीं आता है, उसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग कुछ और वो कुछ होता नहीं है, पलायन वेग ये होता है जैसे वह कम से कम, वह वेग मतलब न्यूनतम वेग, मतलब कम से कम वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है
और वापस नहीं आता है, इसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग का मान जो होता है ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये हो गया हम लोग का पलायन वेग। अगला क्या है, अगला क्या है, कक्षीय वेग। ऑर्बिटल बूस्ट, ये नहीं पूछेगा भाई, ये नहीं पूछेगा, ये सब छोड़ दो, ये नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी आप लोग को बता दूं, बीटीयूपी का कोई भरोसा नहीं है भाई, कब कहाँ से क्या ले आ रहा है, कोई भरोसा नहीं है। कक्षीय वेग क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। उपग्रह अपनी कक्षा में उपग्रह आपको अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक वेग जो होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है VE बराबर √2V0, √2V0। इसका फार्मूला ये होगा, बनेगा, कुल मिला जुला के फार्मूला ये बनेगा। डेराइव आता है तो डेरिवेशन प्रूफ करना पड़ता है, डेरिवेशन नहीं लाया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला जान लीजिए। V0 बराबर होता है √√g_r, ये आप लोग जान लीजिएगा, √g_r। तो ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये होगा जैसे कि उपग्रह को अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक वेग, उपग्रह को अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक वेग को हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। अगला है क्या, भू स्थिर उपग्रह, गैस स्टेशनरी सैटेलाइट। ये तो वैसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी पढ़ दो। भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह क्या है, वह उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के समान मतलब 24 घंटे होता है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। तो वह उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के समान होता है तथा इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है, उसे हम लोग भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह। ओके, अगला हम लोग का क्या है, यूनिट नंबर 6, 2 यूनिट और बचे हैं। यूनिट नंबर 6, पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण, इसी में आप लोग का है सब कुछ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। पदार्थ के गुण, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 क्या है, एक मिनट बैक हो गया क्या भाई, हाँ, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 जो है गाइस जस्ट वेट, एक्चुअली मेरे को लाइव क्लास की आदत है ना, इसलिए मैं बीच में रुकना नहीं चाहता हूँ। हाँ, यूनिट नंबर 6 पे हम लोग पहुँचे थे। तो यूनिट नंबर 6 जो है हम लोग का, यूनिट नंबर 6 हम लोग का क्या है, यूनिट नंबर 6 पहला पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के गुण में हम लोग का कौन कौन सा टॉपिक है, पदार्थ के गुण में हम लोग का टॉपिक है प्रत्यास्थता, फिर उसके बाद से विकृति, उसके बाद से हुक का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लोग पढ़ के जाइएगा। तो प्रत्यास्थता हम लोग देखते हैं। प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रत्यास्थता मेरे भाई, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। हाँ, प्रत्यास्थता ये होता है, प्रत्यास्थता के हम लोग के 3 पार्ट होते हैं प्रत्यास्थता के। पहला प्रतिबल, दूसरा विकृति, तीसरा हुक्स का नियम। तो प्रत्यास्थता सबसे पहले क्या होता है, प्रत्यास्थता हम लोग का प्रत्यास्थता 3 प्रकार का होता है, प्रतिबल, विकृति और हुक का नियम। तो प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल किसे कहते हैं, प्रतिबल वह होता है, प्रतिबल वह, एक मिनट, हाँ, प्रतिबल वह आंतरिक प्रतिरोधी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, जैसे आंतरिक प्रतिरोधी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। दूसरा विकृति, आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसको हम लोग विकृति कहते हैं। हुक का नियम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो प्रतिबल आप लोग पढ़ लिए, आंतरिक प्रतिरोधी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल को प्रतिबल कहते हैं। विकृति क्या है, आकार में होने वाला भिन्नात्मक प्रतिबल, भिन्नात्मक परिवर्तन। जैसे विकृति वो होता है जब किसी वस्तु में बल लगाओगे तो उसकी स्थिति परिवर्तित होगी, उसी को हम लोग विकृति कहते हैं। एक तरह से यही लिखा है, आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अगला क्या है, ये है आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुक का नियम। हुक का नियम आप लोग पढ़ के जाइएगा। हुक का नियम ये होता है, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती होता है। तो ये हो गया ई बराबर प्रतिबल अपान, ई बराबर प्रतिबल अपान विकृति, ई बराबर प्रतिबल अपान विकृति, ई बराबर प्रतिबल अपान विकृति, ई बराबर क्या हो गया, प्रतिबल अपान विकृति। ये आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला हम लोग देखते हैं फटाक से, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव क्या होता है, द्रव के मुक्त पृष्ठ का वह गुण जिससे वह अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव के मुक्त पृष्ठ का वह गुण जिससे वह अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, और पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, टी बराबर, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला है टी बराबर एफ अपान आई, टी बराबर एफ अपान आई। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर,
न्यूटन मीटर, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। अगला क्या है, कैपिलरिटी, केशिकात्व। केशिकात्व ये होता है, मोटी मोटा मैं आप लोग को केशिकात्व भी बता दे रहा हूँ। केशिकात्व ये होता है मेरे भाई, जैसे बारीक नली मतलब केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरने को केशिकात्व कहते हैं। केशिकात्व को थोड़ा मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, केशिकात्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो केशिकात्व मान लो जैसे आप लोग की ये परख नली है, परख नली में जो आप लोग की पानी होती है, तो क्या लिखा है, बारीक नली मतलब केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरने को हम लोग क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। तो परख नली में जो पानी है, ये जब पानी ऐसे पहले ऊपर जाएगा, छलकता है ना पानी, फिर उसके बाद नीचे जाएगा, तो ऐसे ऐसे ये इसमें ऐसे 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 जो गति करेगा, इसी को हम लोग केशिकात्व कहते हैं, और कुछ होता नहीं है केशिकात्व, इतना जान लीजिए। ये हो गया आप लोग का केशिकात्व। क्या लिखा है, केशिकात्व में क्या है, बारीक नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरने को ही केशिकात्व कहते हैं। अगला है श्यानता, बोले तो विस्कोसिटी। श्यानता की परिभाषा क्या है, श्यानता की परिभाषा हम लोग का है, द्रव की परतों के बीच लगने वाला आंतरिक घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। द्रव के परत मतलब जो द्रव है, जो जब दो द्रव मिलता है तो उसके बीच में लगने वाला घर्षण बल को हम लोग श्यानता कहते हैं। द्रव की परतों के बीच लगने वाले आंतरिक घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। श्यानता गुणांक का नियम, श्यानता गुणांक का जो होता है फॉर्मूला, यह न्यूटन के नियम के अनुसार होता है, F बराबर -NA dV/dx। F बराबर -NA dV/dx। ये इसको हम लोग डिनोट करेंगे इससे। फिर अगला है स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम क्या कहता है, स्टोक्स का नियम ये भी आप लोग का डेरिवेशन है, देख लीजिए। स्टोक्स का नियम देखो, फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स में डेरिवेशन है, लेकिन आप लोग अभी थ्योरी पढ़िए। थ्योरी, स्टोक्स का नियम क्या है, स्टोक्स का नियम क्या कहता है, स्टोक्स का नियम बराबर होता है F बराबर 6 पाई ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। स्टोक्स का नियम होता है हम लोग का 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV स्टोक्स का नियम होगा हम लोग का 6 पाई ईटा RV। फिर अगला है हम लोग का सीमांत वेग। सीमांत वेग ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक लेके आया हूँ। सीमांत वेग, सीमांत वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो अंत में वह एक नियत वेग प्राप्त कर लेती है, उसी को हम लोग सीमांत वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो वह हम लोग का क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है, मान लो कोई पिंड है या वस्तु है, किसी श्यान द्रव में गिरेगी, तो जब गिरने के बाद अंत में जब वह एक वेग प्राप्त कर लेती है तो वह वेग नियत होता है, उसी को हम लोग सीमांत वेग कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग देख लीजिए, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो अंत में वह एक नियत वेग प्राप्त कर लेती है, उसी को हम लोग सीमांत वेग कहते हैं। अगला हम लोग का क्या है, अगला हम लोग का द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनेमिक्स। अगला हम लोग का हाइड्रोडायनेमिक्स, द्रव गतिकी। धारा रेखीय प्रवाह इसमें से इंपॉर्टेंट है, धारा रेखीय प्रवाह आप लोग पढ़ के जाइएगा। धारा रेखीय प्रवाह, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करता है, उसी को हम लोग धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। मतलब कोई भी, जब यहाँ पे यही लिखा है, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें प्रत्येक कण, मान लो एक ये कण है, मान लो एक ये कण है, ऐसे 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 कण लाइन से लगा हुआ है, तो इसमें क्या लिखा है, धारा रेखीय प्रवाह वह होता है द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करते हैं और ये इसी मार्ग में जा रहे हैं, तो ये वाला कण जो है इसी आगे वाले कण के इसी मार्ग में जा रहा है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करेगा, उसी को हम लोग धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह यही होता है मेरे भाई। धारा रेखीय प्रवाह, द्रव गतिकी में धारा रेखीय प्रवाह, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करता है, उसे हम लोग धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और ये है आप लोग का, जितना स्टार लगा पाओ भैया इस पर उतना स्टार कम है, जितना स्टार लगा पाओ उतना स्टार कम है। बर्नौली थ्योरम, ये आप लोग का प्रैक्टिकल में भी पूछता है, मेरे से तो पूछा गया था बर्नौली प्रमेय क्या होता है, तो बर्नौली थ्योरम हम लोग देखते हैं फटाफट। बर्नौली थ्योरम ये होता है, किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। फिर से देखिए, किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में मार्ग की प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। और कुल ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा आप लोग को बताया था ना, दो प्रकार का होता है, एक स्थितिज और एक गतिज, और यहाँ पे दाब ऊर्जा भी आ गया अभी। तो बर्नौली का प्रमेय ये कहता है मेरे भाई, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में, बर्नौली के नियम के अनुसार ये है, किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के नियत रहता है। और ये हो गया आप लोग का क्या, बर्नौली प्रमेय का
फार्मूला ये भी आप लोग पढ़ के जाइएगा भैया, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बर्नौली थ्योरम का फार्मूला। ये क्या है? बर्नौली थ्योरम का फार्मूला क्या है? ये P प्लस, बर्नौली थ्योरम का फार्मूला है P प्लस हाफ पी वी स्क्वायर प्लस, नहीं 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 P, ये P सुनिए सुनिए सुनिए, ये ऐसे लिखा है, इसको हम लोग P पढ़ेंगे, और जो ऐसे लिखा है इसको हम लोग रो पढ़ेंगे। रो को ऐसे लिखना चाहिए, रो को ऐसे लिखते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसका बर्नौली थ्योरम का फार्मूला क्या है। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे लिखा है आप लोग का नियत रहता है, तो वही है। ये आप लोग फिर से देख लीजिए, P प्लस हाफ रो जी एच, नहीं नहीं नहीं, हाँ कोई भी लिख रहे हो भाई, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चाहे रो जी एच आगे लगाओ, चाहे प्लस है तो इसका देखो, कान चाहे इस हाथ से पकड़ो चाहे उस हाथ से पकड़ो, बात एक ही पड़ेगा। कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ये हम लोग का बर्नौली का प्रमेय हो गया। किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा उसके योग के नियत रहती है। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया हम लोग का बर्नौली प्रमेय। अब बर्नौली प्रमेय इसमें से ये क्या है? सभी महत्वपूर्ण सूत्रों एवं मात्रक विमाओं को अवश्य याद रख लीजिएगा। बर्नौली का प्रमेय यही बताया ना, बर्नौली का प्रमेय, केपलर का नियम और जड़त्व आघूर्ण का प्रमेय लिख कर अभ्यास कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आता है। फिर क्या लिखा है देखो, जो उसका संकेत और मात्रक दिया है इसको आप लोग परीक्षा में साफ सुथरे राइटिंग से लिखिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ना मतलब ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं, इस पर नंबर आप लोग को मिलता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला 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 कहाँ है? बस ख़त्म हो गया क्या भाई? बस, ओ माई गुडनेस, सारा हम लोग का टॉपिक ख़त्म हो गया। तो मेरे भाई ये आप लोग का सारा ख़त्म हो गया, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 7 तक, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक सारा टॉपिक हम लोग ख़त्म कर दिए इस वीडियो में। आप लोग फिर से थोड़ा जूम करके देख लीजिए। केपलर का नियम वैसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी केपलर का नियम मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ। केपलर का नियम पढ़ा दिया हूँ, सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सारा जो है ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसमें मैं आप लोग को डेरिवेशन नहीं पढ़ाया हूँ और ना ही न्यूमेरिकल लाया हूँ, तो वीडियो ऑलरेडी जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो जा चुकी है। तो आप लोग इसको वन शॉट है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक, और इस वीडियो में MCQs भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और कोई टॉपिक बचा ही नहीं है यार जो मैं छोड़ दूँ। हाँ, न्यूमेरिकल छोड़ा हूँ, न्यूमेरिकल की गारंटी नहीं लेता हूँ, न्यूमेरिकल छोड़ा हूँ, न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। डेरिवेशन छोड़ा हूँ, डेरिवेशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन पेपर में ना मेरे भाई क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में 80% थ्योरी आता है, 80% थ्योरी आता है, और मात्र 20% जो है ये आप लोग का न्यूमेरिकल आता है। बस न्यूमेरिकल डेरिवेशन 20% आएगा, बाकी 80% आप लोग की थ्योरी आती है, ठीक है, 80% थ्योरी आती है। तो अब बिना देरी किए हम लोग फिर से ये सब हम लोग क्या MCQs पढ़े थे, फटाफट इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा आई होप, और जो टॉपिक नहीं समझ में आया एक बार कमेंट करके बताना, फिर से उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक अलग वीडियो ला करके आप लोग के लिए एक्सप्लेन करूँगा। और अगर डेरिवेशन या न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट में उस टॉपिक को बताना, उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल या उस टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशन जो भी होगा मैं आप लोग के लिए ले करके आऊँगा, उस टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशन मैं लाऊँगा। आप लोग कमेंट करना अगर चाहिए होगा तो। ये हम लोग का फास्ट ट्रैक रिवीजन था, क्विक रिवीजन था, फटाफट से। अब आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, और एक बार अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो के साथ, और अभी आप लोग के साथ मैं अनाउंस भी कर दिया हूँ। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, किसी लोगों को केमिस्ट्री का पेपर बचा हुआ, अगर केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं केमिस्ट्री की वीडियो में लाऊंगा। ओके, केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, केमिस्ट्री की वीडियो भी आ जाएगी। अभी फिजिक्स की वीडियो आई है, फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स में पूरा मन लगा के तैयार कीजिए। ओके, मिलते हैं आप लोग से जल्दी ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और याद रखिएगा मेरे भाई, 40 बोला हूँ, 40 नंबर इसमें लाऊंगा, 40 नंबर मेरे भाई इसमें बोला हूँ। ओके, मैं क्या बोला हूँ आप लोग से, इसमें 40 नंबर का वादा किया हूँ, 40 नंबर का वादा। तो 40 नंबर का वादा फिजिक्स में मेरी तरफ से है। और ये भी जान लीजिए 80% आप लोग का थ्योरी आएगा और 20% बचा हुआ ये आप लोग का न्यूमेरिकल आएगा। तो अब बिना देरी के वीडियो को बंद करते हैं फटाफट से, काफ़ी लंबी वीडियो गई है, मुँह भी मेरा सूख गया है, गला। यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक आप लोग के लिए रिवीजन कराया हूँ फटाक से। और ये फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर जो है उन लोग के लिए ये टॉपिक, फर्स्ट सेमेस्टर का जिनका बैक पेपर है उनके लिए ये टॉपिक। तो फिर मेरे भाई अब इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी किसी नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।